नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है और विषय है मंगल और शुक्र, ज्योतिष की सबसे बदनाम युति, चरित्रहीन योग जिसे कहा जाता है। उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये क्या सच में चरित्रहीन योग है या कुछ और बात आज शुक्र की हो रही है। मंगल के बारे में बता चुका हूं। लग्न स्थित शुक्र क्या क्या फल देता है, 4 लग्न मैंने लिए। सबसे पहले शुक्र के कारक तो देखते हैं। सौंदर्य, सुंदरता का संबंध शुक्र से है। कला, नाट्य, वादन, गायन, इन सब का संबंध शुक्र से है। अभिनय का संबंध शुक्र से है। इस संसार में जो भी सुंदर है, जो भी खूबसूरत है, जो भी रंगीन है, घास हरी है, फूल तरह तरह के रंग के हैं, ये सब शुक्र की वजह से। अगर शुक्र न हो तो दुनिया बिल्कुल नीरस हो जाएगी, उबड़ खाबड़, कहीं कोई सुंदरता नहीं, कहीं कोई मनमोहक वस्तु स्थिति नहीं। दूसरा, ये शुक्र सौम्य स्वभाव का ग्रह है, इसका संबंध यौवन से। इसका मतलब शुक्र जिन लग्नों का स्वामी है, वृष और तुला, वे व्यक्ति अपनी उम्र से सदैव कम दिखते हैं। एक तरह से उनका यौवन अक्षुण्ण बना रहता है, लुक के मामले में, देखने के मामले में। और इसका संबंध वासना से है, प्रेम संबंधों से है, क्योंकि यह सप्तम भाव का कारक है। सबसे पहली लग्न लेते हैं मेष। मेष को अशुभ कहा है लघु पाराशरी ने। मेष क्या है? द्वितीयेश है। द्वितीय एक तटस्थ भाव है और सप्तम जो है केंद्र है। अब लघु पाराशरी के अनुसार यदि किसी केंद्र का स्वामी सौम्य ग्रह हो और साथ ही साथ वह ग्रह किसी और भाव का भी स्वामी हो और वह भाव 2, 8 और 12 हो, तो द्वितीय, अष्टम और द्वादश भाव जिसका वह स्वामी होगा, उसके भी अशुभ फल अपनी दशा महादशा में देगा। अब इसी वजह से मेष लग्न के लिए शुक्र को अशुभ कहा गया। इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। लघु पाराशरी में जो जिन शब्दों का चयन किया है ऋषियों मुनियों ने, उन पर ध्यान देना जरूरी है। कहीं भी अशुभ शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है सौम्य केंद्रेश के लिए। जो सूत्र है वह यह कहता है कि ऐसे ग्रह जो सौम्य स्वभाव के हैं और केंद्र के स्वामी हैं, वे शुभ फल नहीं देते। ग्रंथकार यह नहीं कह रहा है कि ग्रह अशुभ फल देता है। यह बहुत बड़ा रहस्य है। इसका मतलब हुआ कि द्वितीयेश और सप्तमेश के जो भी फल हैं शुक्र देने में समर्थ है, यदि शुक्र अच्छी स्थिति में है तब। अब यहां देखते हैं क्या शुक्र अच्छी स्थिति में है। शुक्र प्रथम भाव में है, जो त्रिकोण है, पहला त्रिकोण है। इसका मतलब अच्छी स्थिति में है। शुक्र की दृष्टि अपने भाव पर, सप्तम भाव पर है, जो भाव को बली बना रही है। इस तरह से भाव बलवान हो गया, शुक्र अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब सप्तम भाव के अच्छे फल मिलेंगे। यदि व्यक्ति की उम्र शादी की है, विवाह की है, तो शुक्र महादशा में उसका विवाह हो जाएगा। दूसरा यह है द्वितीय भाव, तटस्थ भाव। इसके फल भी लघु पाराशरी के हिसाब से
अच्छे होंगे, शुभ होंगे, मतलब मिलेंगे, शुभ फल मिलेंगे। इसमें क्या होगा कि द्वितीय लग्न में आ रहा है, मतलब व्यक्ति के, जातक के माता पिता और पूर्वजों की संपत्ति व्यक्ति के पास आ रही है। फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसको एक शब्द में अशुभ क्यों कह दिया जाता है? कैसे यह शुभ फल नहीं दे रहा है? जिन भावों का यह स्वामी है उनके शुभ फल तो मिल रहे हैं, लेकिन 100 में ग्रह होने के कारण बहुत बार शुक्र से संबंधित जो व्यक्ति है, पति या पत्नी है, उसका शोषण पति या परिवार द्वारा किया जाता है। आगे ये चीज और क्लियर होगी। अब मैं आता हूं शुक्र मंगल योग की, चरित्रहीन योग जिसे कहा गया है ज्योतिष की पुस्तकों में। कल्पना कीजिए कि शुक्र के साथ मंगल भी लग्न में बैठा हुआ है। शुक्र मंगल की लग्न में है। मंगल की लग्न में बैठने का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति की वासना प्रबल हो जाएगी, और यदि मंगल वहां पर बैठ जाता है तो वह उस प्रबलता को और ज्यादा बल दे देगा, जैसे सूखी घास में आग का लग जाना। मंगल और शुक्र यहां स्थित हो गए, लेकिन यह योग व्यक्ति को चरित्रहीन नहीं बनाएगा। व्यक्ति के संबंधों में शारीरिक बल की प्रधानता होगी, लेकिन संबंध सदैव पति पत्नी के बीच होंगे, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति बीच में नहीं आएगा। अब इसमें एक और ग्रह को मैं शामिल करता हूं। मंगल और शुक्र लग्न में बैठे हैं, साथ में राहु भी बैठ गया। राहु किसी नियम को नहीं मानता, राहु के लिए कोई वर्जना नहीं होती। उस स्थिति में होगा क्या कि जो पति पत्नी के बीच संबंध बन रहा है वो वर्जनाहीन हो जाएगा, उसका सौंदर्य पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, और वह मात्र शारीरिक आकर्षण के कारण बनाया गया संबंध बन जाएगा। अब मंगल और शुक्र की युति अगर सप्तम भाव में बन रही है, यहां क्या होगा? शुक्र अपनी राशि में हो गया, लग्न में योग बनेगा और सप्तम भाव में बनेगा। दोनों में फर्क क्या होगा? जब लग्न में बनेगा यह योग, तब प्रेम संबंधों में शारीरिक बल की प्रधानता होगी, और जब मंगल और शुक्र की युति सप्तम भाव में बनेगी तो प्रेम संबंधों में सौंदर्य की प्रधानता होगी। अब कल्पना करिए कि यह योग छठे भाव में बन जाता है, जो निश्चित रूप से एक अशुभ भाव है। मंगल और शुक्र का योग, मंगल और शुक्र का योग, याद करिए छठे भाव का एक कारकत्व लत भी है, व्यसन भी है। इन दोनों व्यक्तियों के प्रेम संबंधों में, शारीरिक संबंधों का इतना ज्यादा जोर हो जाएगा, इतनी ज्यादा अधिकता हो जाएगी कि इनका शारीरिक स्वास्थ्य पति पत्नी दोनों का खराब हो जाएगा। अब अगर इस युति में राहु शामिल हो जाता है, यहां क्या होगा? राहु का मतलब हुआ
छठे भाव में बुध की राशि आएगी कन्या। राहु प्रतिनिधि होगा बुध का, और जब यह बुध का प्रतिनिधि होगा तो इसका मतलब यह होगा कि मंगल और शुक्र के प्रेम संबंधों के बीच एक तीसरा व्यक्ति आ गया है। दो व्यक्तियों के बीच में तीसरा व्यक्ति आ गया है। अब यहां पे मंगल शुक्र का जो योग है अपवित्र हो गया, अर्थात यह योग चरित्रहीन योग बन गया। अब आप देखिए, ग्रह वही है मंगल और शुक्र, लेकिन चूंकि छठे भाव में संबंध बना, युति बनी और साथ में राहु भी आ गया, जो किसी भी चीज को वर्जित नहीं मानता, जिसके लिए कोई उचित अनुचित नहीं है, तो वही ग्रह, वही योग चरित्रहीन योग बन गया। इस बात को मैं कई बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि बहुत बार जैसे ही कोई व्यक्ति, जैसे ही कोई ज्योतिषी देखता है कुंडली में कहीं पर भी मंगल और शुक्र स्थित रहते हैं, तो वह व्यक्ति को चरित्रहीन मान लेता है। कभी भी ऐसी गलती ना करे। यदि योग यह पंचम भाव बनता है, नवम भाव बनता है, दसम या चतुर्थ में बनता है, तब ऐसी कोई बात नहीं होगी। चरित्रहीनता जैसी कोई चीज नहीं होगी। पहली बात, सबसे बड़ी बात, छठे भाव में बनना चाहिए, या छठे भाव के स्वामी का इस योग में शामिल होना चाहिए उसको। और प्रसिद्ध ज्योतिषी वीवी रमन, भारत के सबसे बड़े ज्योतिषी, उन्होंने मंगल शुक्र योग को अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए सबसे आवश्यक योग माना है। उनकी अपनी कुंडली कुंभ लग्न की है और उनके सप्तम भाव में मंगल और शुक्र बैठा हुआ है, साथ ही बुध बैठा हुआ है। वीवी रमन का यह मानना है, यदि इस योग पर, मंगल और शुक्र के योग पर गुरु की दृष्टि हो, जैसे मंगल और शुक्र यहां बैठे हुए हैं, इस पर पंचम भाव या नवम भाव से गुरु की दृष्टि पड़े, तो यह योग बहुत ही अच्छा योग बन जाएगा। शारीरिक संबंध बैलेंस्ड हो जाएंगे, प्रेम संबंध उचित स्तर तक रहेगा। इसलिए कभी भी ऐसे किसी योग को एकदम से गलत कह देना, चरित्रहीन योग कह देना उचित नहीं होगा। अब यही मंगल और शुक्र की युति यदि अष्टम भाव में बन रही है, अष्टम भाव योग का है, प्राणायाम का है, ध्यान का है और तंत्र का है। और यहां मंगल की अपनी राशि वृश्चिक आती है, रहस्यमय राशि, तब व्यक्ति तंत्र साधना की ओर मुड़ जाता है। और तंत्र साधना के सही फल उसे तब मिलते हैं जब योग बनता है 12वें भाव में, जहां पर मेष लग्न जब होती है, उस केस में गुरु की राशि मीन आती है, जहां शुक्र उच्च का होता है। उच्च का शुक्र, साथ में मंगल और गुरु की राशि मीन, यदि इस पर गुरु की दृष्टि आ जाए तो कहना क्या, सोने में सुहागा। साथ ही एक और शर्त याद रखिएगा, 12वें भाव का कारक शनि है, शनि का बलवान होना आवश्यक है। 12वां भाव मीन राशि, मंगल और शुक्र की युति, जिसमें मीन में शुक्र उच्च का है, उस पर गुरु की दृष्टि और बलवान शनि, इतना मिलकर व्यक्ति के तंत्र की यात्रा को, काम की यात्रा को राम की तरफ मोड़ देते हैं। शारीरिक संबंधों की यात्रा ब्रह्मचर्य में बदल जाती है। अब मैं दूसरी लग्न लेता हूं, वृष लग्न। मतलब क्या हुआ, जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ पूर्व दिशा में वृष लग्न उदित थी,
और इसलिए मैंने लग्न में वृष का अंक 2 लिख दिया। अब शुक्र की दूसरी जो राशि आएगी वो आएगी छठे भाव में। यहां फिर से एक कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन यह हो रहा है कि शुक्र वृष लग्न के लिए लग्नेश है, साथ ही खस्तेश है, मतलब एक निश्चित रूप से शुभ भाव का स्वामित्व शुक्र को मिल रहा है, दूसरा एक निश्चित अशुभ भाव का स्वामित्व उसे मिल रहा है। होगा क्या, लग्नेश की तरह शुक्र शुभ फल देगा, लेकिन खस्तेश के अशुभ फल भी व्यक्ति को शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में मिलेगी। प्रधानता होगी लग्नेश लग्न के फलों के, मतलब शुभ फलों की प्रधानता होगी, इसलिए वृष लग्न में शुक्र को शुभ कहा गया है। उसके बाद आती है मिथुन राशि। जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ पूर्व दिशा में मिथुन राशि उदित हो रही थी, और शुक्र की एक राशि द्वादश भाव में पहुंच रही थी और दूसरी पंचम भाव में। अब आप यहां ध्यान दीजिए, शुक्र एक तटस्थ भाव द्वादश का स्वामी है और एक त्रिकोण पंचम भाव का स्वामी है। द्वितीय त्रिकोण, त्रिकोण के भाव में दूसरा भाव, दूसरा सबसे शक्तिशाली भाव। पंचमेश होने के कारण शुक्र शुभ है, द्वादशेश होने के कारण तटस्थ है, इसलिए द्वादश भाव के भी फल देगा लघु पाराशरी के हिसाब से। मिथुन लग्न के लिए शुक्र की महादशा सबसे शुभ महादशा मानी जाती है। शुक्र मिथुन लग्न के लिए सबसे शुभ ग्रह है, और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, मंगल मिथुन लग्न के लिए सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह है। उसकी महादशा, अंतरदशा व्यक्ति को सबसे ज्यादा कष्ट देती है। उसके बाद फिर आती है कर्क लग्न। जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ पूर्व दिशा में कर्क लग्न उदित हो रही थी। इसका मतलब हुआ कर्क लग्न में चूंकि शुक्र स्थित है और एकादशेश तथा चतुर्थेश है, इसलिए शुक्र महादशा में, शुक्र अंतरदशा में व्यक्ति के पास धन संपत्ति, जमीन जायदाद स्वयं चली के आ जाएगी। जिम सरिता सागर मह जाही, तुलसीदास जी को याद कीजिए, यद्यपि ताहि कामना नहीं। व्यक्ति सोचेगा भी नहीं, बहुत बार उसकी इच्छा भी नहीं रहेगी, कोई विचार भी नहीं रहेगा, और पैसा, जमीन जायदाद उसके आप अपने आप आ जाएंगे। अब यहां पे क्या है, इसे अशुभ कहा गया है। क्यों? क्योंकि यह चतुर्थ केंद्र का स्वामी है, सौम्य ग्रह है, और साथ ही साथ एकादशेश है। एकादशेश होने के कारण निश्चित रूप से अशुभ है, केंद्र का स्वामी है, सौम्य ग्रह है, इसलिए भी अशुभ है।
और अपनी महादशा अंतरदशा में शुभ फल नहीं देगा। लघु पाराशरी के शब्दों का एग्जैक्टली अगर मैं प्रयोग करूं तो मतलब धन देगा, जमीन जायदाद देगा, लेकिन व्यक्ति कुछ न कुछ अशुभता महसूस करता रहेगा। वह धन उसे प्रसन्नता नहीं देगा, उसके साथ कोई विवाद आ सकता है। भले ही वह अपने आप चल के आ रहा हो, उधर वह जमीन अपने आप चल के आ रही हो सकती है, लेकिन साथ ही किसी विवाद को भी ला रही होती है। यह हुआ कर्क लग्न में शुक्र का फल। बस आज का वीडियो यहीं तक। 4 राशियां मैंने कवर की हैं लग्न में बैठे शुक्र की। अब आगे इसके बाद की 4 राशियां आएंगी कर्क की। आप सबने मेरे बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत